देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। इस समय सारे देश की नज़रें बिहार चुनावों पर लगी हैं, क्योंकि इन चुनावों के नतीजे भविष्य में देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करेंगे। बिहार के इन चुनावों में मुख्य मुकाबला दो गठबंधनों के बीच है, जिनमें से एक में जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी शामिल है, और दूसरा बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा शामिल है। इस बीच इस चुनावी समर में इस बार हैदराबाद की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी उतर रही है। ऐसे में बिहार चुनावों में मुकाबला दिलचस्प हो गया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद असदुद्दीन ओवैसी के चुनावी जंग में उतरने के फैसले पर कहते हैं कि उनके लड़ने या न लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बीजेपी सीमांचल के ज़िलों में ओवैसी को कड़ी चुनौती देगी। वहीं जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने ओवैसी को बीजेपी का एजेंट तक कह दिया। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है, क्योंकि वो ओवैसी को हथियार बनाकर चुनाव लड़ना चाहती है। दरअसल बिहार में एमवाई यानी मुस्लिम और यादव फैक्टर काम करता रहा है। ऐसे में एक मुस्लिम पार्टी के बिहार चुनावों में कूदने से मुस्लिम वोट बट जाने का खतरा तो बन ही गया है। बिहार के सीमांचल ज़िलों में मुसलमानों की काफ़ी आबादी है और इस इलाके में पिछड़ापन भी काफ़ी है। ओवैसी ने इसी पिछड़ेपन को अपना चुनावी एजेंडा बनाया है। देश देशांतर में आज यही विषय है हमारी चर्चा का, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के चुनाव मैदान में उतरने के क्या मायने हैं और इससे किसे चुनावी फ़ायदा या नुकसान होगा। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं जनता दल यू के राज्यसभा सदस्य हरिवंश, बीजेपी के लोकसभा सदस्य संजय जायसवाल, कांग्रेस महासचिव शकील अहमद, वरिष्ठ पत्रकार सैयद फैसल अली, और फ़ोन लाइन पर होंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव सांसद तारिक अनवर। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं शकील साहब आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इत्तेहादुल मुस्लिमीन विगत में आपकी सहयोगी पार्टी रही है, यूपीए में शामिल रही है, आपकी सरकार को समर्थन दिया है। अब बिहार में वो आपके गठबंधन के ख़िलाफ़ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं, इसका ऐलान भी कर दिया है। आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, एक बात तो मैं वाज़ह कर देना चाहता हूँ, साफ कर देना चाहता हूँ कि उनसे हमारा गठबंधन था, मगर पिछले काफ़ी दिनों पहले वो गठबंधन ख़त्म हो गया। और जो उन्होंने तेवर अख्तियार किया वो हम लोगों को लगा कि हम आहंगी के लिए ठीक नहीं है, इसलिए हम लोगों का जो ताल्लुकात थे वो ख़त्म हो चुके हैं। मैं लोगों की इस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ या सहमत नहीं हूँ, जिसको हिंदी में कहते हैं कि उनके लड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यकीनी फ़र्क पड़ेगा, वो एक दो सीट जीते या एक दो सीट भी नहीं जीत पाएंगे, लेकिन जो भी वोट वो काटेंगे, 1000, 2000, 5000, 200, 500, जो भी वोट वो काटेंगे वो सेकुलर इत्तेहाद का वोट काटेंगे, और जिसकी वजह से बीजेपी को फ़ायदा होगा। अब वो उसके एजेंट की हैसियत से काम कर रहे हैं। दिल किसी का किसी ने नहीं देखा है, लेकिन सियासी तौर पे वो सूझबूझ वाले लोग हैं और बहुत पुराने दिनों से सियासत में हैं। उनके वालिद वहाँ से एमपी हुआ करते थे, वो खुद मेरे साथ एमपी थे, आज भी एमपी हैं। तो वो सियासत समझते हैं कि उनके खड़े होने से बीजेपी को यकीनी फ़ायदा होगा, पार्टी को सीट मिले या नहीं मिले, लेकिन फैसला उनको करना है। मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ और मैं सहमत हूँ कि उनके खड़े होने से सेकुलर गठबंधन के वोटों में जो भी कमी आएगी वो हमको आएगी, और इनडायरेक्टली बिहार में जितना कांटे का मुकाबला है उसमें नरेंद्र मोदी जी और उनके गठबंधन को, चूंकि नरेंद्र मोदी जी का ही चेहरा वहां पेश कर रही है बीजेपी, तो नरेंद्र मोदी जी को फायदा होगा। जी, शकील साहब रहें आप हमारे साथ। मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर संजय जायसवाल, आपकी पार्टी के नेता और मैं कहूं कि मुस्लिम फेस बिहार में शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि सीमांचल में आपकी पार्टी ओवैसी को कड़ी टक्कर देगी, तो क्या आप उसे एक राजनीतिक फोर्स मान रहे हैं? नहीं, बिहार में वो कोई राजनीतिक फोर्स नहीं है जी, और चुनाव लड़ना हर किसी का अधिकार है, कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है जी। शुरू से नेता हर जगह चुनाव लड़ते रहे हैं। जिसको जहां अपनी लगती है कि यहाँ मैं अपने कुछ राजनीति में कुछ कर सकता हूँ, वो वहाँ चले जाते हैं। कोई हम लोगों ने देखा है, बड़े बड़े नेता साउथ से चले गए, दक्षिण के नेता नॉर्थ से चुनाव लड़े हैं, और ये आज ही की परंपरा नहीं रही है, जॉर्ज फर्नांडिस और मधु लिमियर तक की परंपरा रही है। इसीलिए कोई कहीं से भी लड़ सकता है, लेकिन बिहार में केवल एक फैक्टर है और वह है विकास, और उसे लेकर
भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के साथ बिहार की पूरी जनता साथ है। हमारे सामने MIM आता है, RJD आता है, कांग्रेस आता है, JDU आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक ऐसा अलायंस है जो 70 सालों से बिहार में राज करते रह रहा है, लगातार राज किया, और आज भी वो कहता है कि हम विकास करेंगे। तो 70 सालों में इन्होंने क्यों नहीं विकास किया, यह सवाल जनता जरूर पूछेगी। कुछ तो आपके साथ भी रहा था। नहीं, हमारा 7.5 साल का हिसाब हम देने को तैयार हैं। जी, मैं आऊंगा, हमेशा देने को मैं तैयार। मैं आता हूँ। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर तारिक अनवर साहब मौजूद हैं। आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं और कटिहार से लोकसभा के सदस्य हैं। तारिक अनवर साहब, आप सेकुलर अलायंस में शामिल नहीं हो पाए, आप अलग से शायद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ये खबर आई कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM सीमांचल में, जो कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, वहाँ से 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आप ओवैसी के इस फैसले को किस रूप में देखते हैं और इससे किसको नुकसान या फ़ायदा होगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि उनके आने से ज्यादा तो बीजेपी को ही फायदा होगा, क्योंकि वो जो जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल करते हैं उसका सीधे सीधे फायदा बीजेपी को ही मिलता है, और मैं समझता हूँ कि उनके आने से यही होगा। और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि सेकुलर अलायंस से, लगता है कि तारिक साहब से हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सैयद फैसल अली मौजूद हैं। फैसल, आप भी बिहार की राजनीति को करीब से जानते हैं, समझते हैं, आप वहीं से आते भी हैं। आपका क्या मानना है कि MIM के आने से बिहार के इन चुनावों में किस तरह का असर हो सकता है? देखिए, एक बात तो बिल्कुल तय है, जो शकील अहमद साहब कह रहे हैं कि बिहार में MIM का कुछ ना कुछ वोट तो बटेगा, ये बिल्कुल तय बात है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर पिछला इलेक्शन बिहार का, अगर आप उसको माने कि कोई इंडिकेटर है उसका, तो जिस तरह से सीमांचल के हलकों में मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर के सेकुलर अलायंस को वोट दिया, और जहाँ नहीं था वहाँ भी आप याद कीजिए कि खगड़िया से महबूब अली कैसर साहब को दिया, जो कि एक इंडिकेशन है कि मुसलमानों ने एकजुट होकर के, मुत्तहिद होकर के वोट दिया है। तो मुझे ये लगता है कि मुसलमानों में इतनी समझदारी वहाँ पे आ गई है। लेकिन इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन ये भी तो है कि वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA को भी जा सकता है। NDA को नहीं जा सकता। वो इस बात का मुझे लगता है इंडिकेटर है कि मुसलमानों का वोट इस बार मुंतशिर नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा। ये बिल्कुल बात अपनी जगह पे तय है जो शकील साहब कह रहे हैं कि कुछ वोट वो ज़रूर काटेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। एक सवाल जो बहुत बड़ा है कुर्बान साहब, वो ये है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं मुसलमान नौजवान ख़ास करके वो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ देख रहा है। गलत सही आप उनको कह सकते हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है, शायद कांग्रेस के लोग या दूसरे लोग ना मांग रहे हैं, लेकिन लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। जो सेकुलर पार्टी में जो मुसलमानों की सियासत करते रहते, उनके लिए कहीं ना कहीं एक सोच का विषय है। इस वक्त हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के सांसद हरिवंश भी जुड़ चुके हैं। हरिवंश जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। हम चर्चा कर रहे हैं हैदराबाद की इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने घोषणा की है बिहार चुनावों में इस बार किस्मत आजमाने की, चुनाव लड़ने की। ख़ास करके सीमांचल की जो 37 विधानसभा सीटें हैं वो वहाँ से अपने उम्मीदवार उतारना चाह रहे हैं। आप इसे किस रूप में देखते हैं और क्या आपको लगता है कि इससे आपके गठबंधन को किसी तरह का चुनावी नुकसान होगा? हरिवंश जी, लगता है कि उनसे संपर्क टूट गया। हमारे साथ तारिक अनवर साहब दोबारा जुड़ चुके हैं। तारिक अनवर साहब, आपसे बात हो रही थी, संपर्क हमारा टूट गया था, आप अपनी बात पूरी करें। नहीं, ऐसा है कि सीमांचल का जो मिजाज है वो जरा डिफरेंट है, और अभी लोकसभा के इलेक्शन में लोगों ने ये साबित किया है, वहाँ के हिंदू मुसलमान दोनों ने, भारतीय जनता पार्टी की आंधी सारे देश में चल रही थी, सारे मुल्क में चल रही थी, सारे बिहार में चल रही थी, लेकिन सीमांचल में वहाँ के तमाम मतदाताओं ने वहाँ से सेकुलर पार्टी को चुनकर भेजा है। तो इसलिए असदुद्दीन हो या उनकी पार्टी हो या ऐसे तमाम, पहले भी मुस्लिम लीग और ऐसे तमाम लोग वहाँ गए हैं, लेकिन उसका कोई असर वहाँ के उस इलाके में कभी नहीं पड़ा। तो इस तरह की जो मुस्लिम जमायत बनाकर या कोई भी समुदाय, एक विशेष समुदाय को लेकर चलने की राजनीति, मेरा ख्याल है कि कम से कम सीमांचल में तो कामयाब नहीं हो सकती।
लेकिन आप जिस चुनाव की बात कर रहे हैं, जिसमें आप खुद भी चुनाव जीते थे और तस्लीमुद्दीन चुनाव जीते थे और दूसरे लोग भी जिनका आपने जिक्र किया, मगर इस बार आप उस गठबंधन से अलग हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसके लिए गठबंधन के लोग जिम्मेदार हैं जी, क्योंकि उन्होंने हम लोगों के साथ जिस तरह का सलूक किया कि हमारी मजबूरी हो गई कि हमको तीसरा सेकुलर फ्रंट बनाना पड़ा, नहीं तो हम लोग शुरू से उस गठबंधन में थे, लेकिन जिस तरह का बिहेवियर हम लोगों के साथ किया गया, सलूक किया गया जी, वो उसने हम लोगों को मजबूर किया कि हम लोग एक अलग रास्ता अपनाएं। जी, आप रहे इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार हैं तो वो लोग हैं जिन्होंने जी। गलत फैसले लिए। तारिक साहब आप बने रहे हमारे साथ। शकील साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शकील साहब, अभी आपने सुना तारिक साहब को, आपका जो गठबंधन है उसमें कोई मुस्लिम फेस नहीं नज़र आता और इसका ही शायद फ़ायदा उठाते हुए असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी ने बिहार में कूदने का ऐलान किया है। इसकी क्या वजह है? आखिर तारिक अनवर जैसे सेकुलर आदमी को आपने क्यों छोड़ दिया? नहीं, बिल्कुल मैं तारिक भाई से मुत्तफिक हूँ कि तारिक भाई को रहना चाहिए था उस अलायंस में, मुलायम सिंह यादव जी को उस अलायंस में रहना चाहिए था, और तारिक भाई का अलायंस भी जो भी वोट काटेगा, तारिक भाई हम लोगों से बहुत सीनियर सियासतदान हैं, वो यूपीए का कह सकते हैं या आप सेकुलर अलायंस का ही वोट काटेगा। बहुत बड़ी सियासी कामयाबी उनको नहीं मिलेगी, मगर वो वोट भी काट के कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को फ़ायदा होगा। मैं बातचीत करने वालों में नहीं था किस मुद्दे पर बातचीत हुई है, लेकिन तारिक भाई के अलग होने का सबसे ज़्यादा बिहार में, और मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी के भी अलग होने का, वैसे उनका कोई बेस नहीं है बहुत, लेकिन तारिक भाई का तो बहुत ही पुराना बेस है, बहुत ही सीनियर लीडर हैं, रहना चाहिए था। क्यों हुआ है मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात फैसल भाई ने कही है, ये बहुत, चूँकि फैसल भाई एक बहुत बड़े मुल्क के उर्दू अखबार के चीफ एडिटर हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि ज़बान, तल्ख ज़बान या एक्सट्रीम ज़बान दोनों तरफ के लोग पसंद करते हैं। बीजेपी के कुछ नेता हैं जो सिर्फ ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं जिससे पोलराइजेशन हो, और ओवैसी साहब भी ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं जिससे पोलराइजेशन हो। दो गलती एक सही काम नहीं हो सकता। मैं आपको पीछे ले जाता हूं 1947 के पहले, जो सख्त ज़बान आरएसएस या हिंदू महासभा उस वक्त इस्तेमाल करती थी और जो ज़बान उस वक्त इस्तेमाल किया करती थी, और दोनों के टकराव की वजह कर हमारे मुल्क का ये हुआ। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपकी भी जिम्मेदारी है मीडिया की, आप बड़े मीडिया के एक करता धरता है कि ये लोगों को बताइए कि एक बिल्कुल जज्बाती बातें अगर दोनों तरफ से होंगी, दोनों तरफ से गलतियां होंगी, दोनों तरफ से गलतियां मुल्क के लिए, मुआशरे के लिए, कौम के लिए, सेकुलरिज्म के लिए नुकसानदेह होगी। और अगर एक गलती किसी ने किया है तो दूसरे को सही काम करना चाहिए। दो गलती मिलके एक सही काम नहीं हो सकता है। ये बात सही है कि जो बहुत एक्सट्रीम जबान इस्तेमाल करते हैं वो नौजवानों में पॉपुलर होते हैं। जवानी में होश कम रहता है, जोश ज्यादा रहता है, सीधे सीधे 2 2 4 का हिसाब जोड़ते हैं, मगर मसलहत होती है कुछ, माहौल क्या है समाज का, हम कहाँ रह रहे हैं, दुनिया के दूसरे ममालिक में क्या हो रहा है, वहां लोगों की क्या हैसियत है, इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर संजय जायसवाल साहब, इस चर्चा में बार बार ये उभर करके बात आ रही है और हमने पिछले चुनाव में देखा भी था कि आपकी पार्टी के एक नेता गिरिराज सिंह साहब, जो बाद में मंत्री भी बने, अपने चुनावी भाषणों के लिए, उत्तेजक भाषणों के लिए जाने गए। क्या अभी भी आपकी पार्टी और गठबंधन बिहार में पोलराइज करके राजनीति को चुनाव लड़ना चाहते हैं? पहली बात तो मैं बता दूं कि जो शकील साहब ने 1947 के बारे में कहा, उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोषी थी। अच्छा, आरएसएस ने कभी इस तरह का नहीं किया और न उसके ये था। जहां तक अभी बात है, हम केवल एक एजेंडा पे लड़ने जा रहे हैं बिहार में, और वह है विकास। और हमने 7 साल में जो काम किया है सहयोगी दल के रूप में, वह भी हमारा सबके सामने है कि जब हम सहयोगी दल थे तब बिहार किस तरह से चला और पिछले 2 सालों में बिहार कैसे चल रहा है। और यह एक ऐसा गठबंधन है जो कांग्रेस और राजद के साथ गठबंधन है, जिसके खिलाफ नीतीश जी जिंदगी भर लड़ाई लड़ते रहे। और एक तरफ इन लोग कांग्रेस के भ्रष्टाचार हैं, दूसरे तरफ राजद के
जो लॉ एंड ऑर्डर जिसको आज जंगल राज करके बिहार की एक पहचान बनी थी, उसके साथ मिलकर के नीतीश जी किस विकास की बात कर रहे हैं। और अगर कुछ विकास करना था तो उनके पास 2 वर्षों का समय था जब वह भाजपा से अलग हुए थे, वह कुछ दिखाते। लेकिन विकास हुआ तो केवल अपराध में हुआ, विकास हुआ तो नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड में हुआ। आज हम 40% भी फंड यूज नहीं कर पाते हैं। ये तो ठीक है, आपने विकास की बात की, लेकिन मैं एक आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि बिहार में 140 सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव 160 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, जो गठबंधन ने अपना ऐलान किया है। उस 160 में से आप कितने मुसलमानों को टिकट देने वाले हैं जिससे उनको ये लगे कि उनका भी प्रतिनिधित्व आपकी पार्टी में होगा? यह तो दल को फैसला करना है, दल अपना जितना उचित समझेगा करेगा। हमारे यहाँ अगर सीधे नहीं जीत पाते हैं तो हमने इनडायरेक्टली एमजे अकबर साहब को हम लोगों ने राज्यसभा सदस्य बनाया झारखंड से। मुख्तार अब्बास लोकसभा में सिर्फ 2 उम्मीदवार लड़े पूरे देश में, और वो भी परिस्थिति हम लोग जीतने वाले, यही जरूरी है कि हम सबसे ज्यादा ध्यान देंगे कि जीतने वाला कौन कैंडिडेट है। और जीतने वाला का ना हम धर्म देखेंगे ना जाति देखेंगे, जो भी जीतने वाला कैंडिडेट है और जिसकी छवि साफ है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन उसको टिकट देगी, चाहे वह किसी जाति का हो किसी धर्म का हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। पर हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो ईमानदार हो, स्वच्छ छवि का हो, विकास के प्रति विश्वास रखता हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो और क्या किसी भी मजहब का हो। फैसल अली साहब, आप क्या सोचते हैं कि जैसा भी शकील साहब कह रहे थे, इलेक्शन इस तरह के लोगों से जो कम्युनल एलिमेंट्स आते हैं, और ख़ास करके असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर जिस तरह का स्टिग्मा लगा हुआ है, उसमें ये तो बात कही ही नहीं जा सकती कि वो कोई बहुत सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं, वो एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करते हैं। वैसे में बिहार के चुनाव को पोलराइज होने में मदद मिलेगी? बिल्कुल 100% मिलेगी। जो शकील अहमद साहब ने बात कही है बिल्कुल सही कही है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि लोग उनकी तरफ क्यों जा रहे हैं, इस पे गौर करना चाहिए। एक बात जो शकील साहब ने कही कि उत्तेजक बातें जो करते हैं उनकी तरफ लोग जाते हैं, चाहे एनडीए के लोग हों, चाहे यूपीए के लोग हों या उसके अलग के हों। यूपीए वाले थोड़ी ज़बान बेहतर रखते हैं, लेकिन ये भी एक बात तय है कि जिस तरह से मुसलमानों का एक्सप्लॉयटेशन डिफरेंट पार्टीज़ में हुआ है, उसी को एक्सप्लॉयट करके असदुद्दीन ओवैसी अपनी अंदाज में लोगों के सामने जाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए 70 सालों में क्या हुआ, और वो अट्रैक्टिव दिखता है। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ जो शकील साहब ने कहा कि ना ये हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए, ना हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, ना हिंदुस्तान के पूरे निज़ाम के लिए ये बात फ़ायदेमंद है। ये बिल्कुल तो अपनी तौर पर बात वाजिब है, लेकिन कहीं ना कहीं आज मुसलमान इस बात को देख रहा है और इस बात को देख रहा है, जो बात कही गई कि गिरिराज सिंह जिस तरह की बात करते हैं कि उनको मैच करने वाला भी कोई हमारे पास होना चाहिए, तो वहाँ वो फिट होते हुए दिख रहे हैं। मैं उनकी सियासत को बिल्कुल तरजीह नहीं देता और बिल्कुल उसकी हिमायत नहीं करता, लेकिन ये भी हिंदुस्तान की आज की सियासत की एक हकीकत है कि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी फैसल खड़ा होता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आज से पहले शायद कभी बिहार गए ना हो, उनकी पार्टी का कोई वजूद नहीं था। ऐन चुनावों के वक्त आप ये बात कह के कि सीमांचल में पिछड़ापन है, सीमांचल में मुसलमान पिछड़े हैं और उनके हमदर्द के तौर पे आप जा रहे हैं, तो ये तो विशुद्ध रूप से राजनीति है और आप चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन मैंने जो बात कही थी कि मुसलमानों के पिछड़ापन और मुसलमानों का जो बैकवर्डनेस है उसी को वो हथियार बना रहे हैं। ये बात कैसे हम इनकार कर सकते हैं? चाहे तारिक साहब हों, चाहे शकील साहब हों, चाहे मैं खुद हूँ, आप हूँ, हम सबने सीमांचल का इलाका देखा है कि वहाँ बदहाली है, वहाँ डेवलपमेंट नहीं है। 1% की खेती होती है, उसका भी कोई वहाँ उद्योग धंधा नहीं है। तो वो जो चीज़ है वो लोगों का कहीं ना कहीं कोर इशू है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। वो बात सही है, उसको मैं मानता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि कोई भी पार्टी बिना कुछ किए, बिना कोई सेवा किए, काम किए उसी बात और चुनाव लड़ने के लिए मैं उसी बात पर आज से 2 महीने पहले मेरी खुद की बात हुई असदुद्दीन ओवैसी साहब से और मैंने उनको टटोलने की कोशिश की कि क्या आप बिहार जा रहे हैं? उस वक्त उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया। फिर ऐसा 2 महीने में क्या हो गया कि वो चले गए। जाहिर सी बात है, ये बात मशकूक है, ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल तय है कि वो कहीं ना कहीं से गाइड हो रहे हैं। जी, मैं आता हूँ आपके पास में। इस वक्त हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सदस्य हरिवंश जी जुड़ चुके हैं। हरिवंश जी, हम आपसे लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ तकनीकी खराबियों के कारण बात नहीं हो पा रही थी। आप असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है, इसका ऐलान उन्होंने किया है, किस रूप में देखती है? कितना बड़ा खतरा आप इसे अपने सेकुलर अलायंस के लिए मानते हैं? हेलो, हाँ, हेलो,
हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, आप बोलें। आपकी आवाज अभी भी पूरी नहीं आ रही है। मेरा सवाल था कि असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में चुनाव लड़ने का फैसला किया है, इसे आप किस रूप में ले रहे हैं? दरअसल कल ही आपने ये खबर भी देखी होगी कि शिवसेना भी चुनाव लड़ने के लिए बिहार आ रही है, ओवैसी जी की भी पार्टी आ रही है। तो ये लोकतंत्र है और उन्हें अधिकार है यहां आकर चुनाव लड़ने का। पर जिस मकसद से वह चुनाव लड़ने आ रहे हैं कि यहां आकर वह अल्पसंख्यकों के लिए विकास का काम करेंगे या सीमांचल में विकास का काम करेंगे, तो अगर ये मकसद है तो वह जानते कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किस तरह का काम यहां हुआ है कुर्बान जी, तो शायद उनका मकसद फिर बिहार में आकर के नीतीश कुमार की पार्टी को मदद करना होता। आपको मैं बहुत संक्षेप में कुछ काम उस इलाके में जो हुए हैं उसका मैं बहुत संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कैंपस की जमीन वहां मिली। अभी किशनगंज में डॉक्टर कलाम के नाम पर एग्रीकल्चर महाविद्यालय की स्थापना हुई। साथ में हुनर कला योजना के तहत भारी पैमाने पर अल्पसंख्यक लड़कियों के प्रशिक्षण का काम चला, उनको किट्स दिए गए, उनको स्वावलंबी बनाने का अभियान चला। माइनॉरिटी अल्पसंख्यक वित्त निगम के माध्यम से अनेक नौजवानों को, लाखों की संख्या में नौजवानों को ऋण मिले कि वे अपने हुनर से अपने बल काम करके अपनी जगह समाज में बना सके। मदरसा में अच्छा करने वाले लड़कों को वजीफा की व्यवस्था हुई। हॉस्टल्स की अलग व्यवस्था हो रही है। इसके साथ साथ वक्फ बोर्ड, सवर्ण आयोग में भी मुस्लिम सज्जन की जगह, उर्दू शिक्षकों की 27,000 से अधिक बहाली, बाकी कब्रिस्तानों की घेराबंदी से लेकर अन्य काम जो हुए हैं वो अलग हैं। तो नीतीश कुमार की सरकार का पहले से यह उद्देश्य रहा है कि सबका विकास, सबका साथ, लेकिन न्याय के साथ विकास। इसलिए अगर इस मकसद को लेकर ओवैसी जी आ रहे हैं कि किसी खास वर्ग का वह कल्याण और विकास करेंगे, तो शायद सही नहीं है। अगर वो यथार्थ और तथ्य जानते तो उनको अपना इरादा बदलना पड़ेगा। बिहार आकर वो जानेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि किस तरह की यहाँ की सरकारों ने यह काम करने का प्रयास किया है कि माइनॉरिटीज मुख्य धारा का हिस्सा बने जी। और यहाँ माइनॉरिटीज अलग से नहीं बल्कि समाज की मुख्य धारा की वो हिस्सा है, लंबे समय से है। लालू प्रसाद के नेतृत्व में भी रही और नीतीश कुमार जी ने उसको आगे बढ़ाया जी। लेकिन हरिवंश जी आने को लेकर तरह आप थोड़ा देर में चर्चा में जुड़े। हमारे साथ कांग्रेस महासचिव शकील अहमद साहब हैं, फोन लाइन पर तारिक अनवर साहब हैं और बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल हैं, फैसल अली साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार। यहाँ चर्चा हो रही थी कि आपने जो अलायंस बनाया है, आप अपने उस अलायंस को भी कायम नहीं रख सके जो बिहार चुनावों के समय में, माफ़ कीजिएगा, लोकसभा चुनावों के समय में था, और उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसी शामिल थी, पार्टी जिसमें तारिक अनवर कटिहार से चुन के आए। तो ऐसे में ओवैसी जैसे लोगों को मौका मिलता है कि शायद आपके गठबंधन में अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं है। दरअसल बेहतर होता कि तारिक अनवर जी साथ होते, उसके लिए कोशिश हुई, लेकिन वो बात अगर आगे नहीं जा सकी तो ये मकसद, ये स्थिति नहीं है कि आगे साथ नहीं रहेगा। बड़े मुद्दों पर देश के हम सब साथ हैं, हम लोग अपनी तरफ से यह साथ महसूस करते हैं। और मुझे लगता है कि जब देश में बड़े सवाल सामने हो तो इस तरह की ताकतों को, इस तरह की विचारधारा के लोगों को एक होना ही पड़ेगा और एक होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में कोई रास्ता निकलेगा, हम सब साथ काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हरिवंश जी हमारे साथ पटना से जुड़ने के लिए। डॉक्टर शकील अहमद आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर संजय जायसवाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, तारिक अनवर साहब हमारे साथ फ़ोन लाइन पर थे, आपका भी बहुत शुक्रिया, और सैयद फैसल अली साहब इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखना ये होगा कि बिहार चुनावों का ऊँट किस करवट बैठता है, और जब चुनावी नतीजे आएंगे 5 नवंबर के चुनाव के बाद, तो तभी स्पष्ट हो पाएगा कि ओवैसी के दावों में कितना दम है और शिवसेना वहाँ क्या कमाल कर पाई, या दो जो मुख्य गठबंधन हैं और उनकी क्या स्थिति रही। फिलहाल देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।